नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रमुख बिंदु, जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि चर्चा में बने रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर श्रृंखला। भाषण चार द्वीप जो कि इस बार काफ़ी चर्चा में बना रहा है। क्यों रहा, क्या कारण है? कोविड-19 के मद्देनज़र बांग्लादेश और भारत के बीच अप्रैल 2020 में ये भाषा चार द्वीप पर रोहिंग्या मुद्दे में अमल नहीं लाया जा सका। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों द्वारा बचाया गया था, जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में भाषण चार द्वीप पर ले जाया गया था। इस कारण से ये जो है द्वीप चर्चा में है। अब ये कहाँ पर है? ये जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित द्वीप है। तो भाषण चार द्वीप को थिंगार चार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे चार पेया के रूप में भी जाना जाता है। इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बांग्लादेश की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेघना ये नदी का जो मुहाना है, अर्थात जो ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, जिसे मेघना बोलते हैं हम लोग, जब ब्रह्मपुत्र गंगा दोनों मिल जाती हैं, तो जो सुंदरबन का डेल्टा का क्षेत्र है, उस डेल्टा के क्षेत्र में इस द्वीप का निर्माण हुआ है। यह द्वीप, तो ये पहला हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये मेघना नदी के मुहाने पर, अर्थात बंगाल की खाड़ी में है और सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में। इसका जो कुल एरिया है यह लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में है। यह निर्जन द्वीप है और हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। निर्जन द्वीप का मतलब वनस्पति यहाँ पर नहीं है या फिर कोई यहाँ पर निवास नहीं करता है। भाषण चार द्वीप बाढ़, कटाव, चक्रवात के कारण पारिस्थितिक रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, कभी कटाव हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों में ज्वार भाटा से बचने के लिए इस द्वीप के चारों ओर 3 मीटर ऊंचे तटबंध भी बनाया है। जून 2015 में बांग्लादेश सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण रूप में चित्रित किया गया था। आइए आगे चलते हैं। आश्रय परियोजना। उल्लेखनीय है कि भाषण चार द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने आश्रय परियोजना के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए हैं। तो ये रोहिंग्या शरणार्थी जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच और इधर म्यांमार लेकर के का, हालांकि भारत में जो असम में शरणार्थियों की समस्या रही है वह इससे काफ़ी कोरिलेट करती है। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। फिर इस बार नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये क्या कारण रहा कि ये चर्चा में रहा? तो इसका कारण ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने 10 जुलाई से 17वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। प्रमुख बिंदु ये देख लेते हैं। यह 10 वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अलीकुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। ये प्रेरित प्रजनन तकनीकी क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके परिपक्व मछली के प्रजनन को कैद करके प्रजनन के लिए पीट्यूटरी हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह उत्तेजना परिपक्व गुनाट से शुक्राणु एवं अंडों के सही समय पर निर्मुक्त होने को बढ़ावा देती है। इस तकनीकी को हाइपोफिसेशन भी कहा जाता है। इस तकनीक के कारण ही देश में नीली क्रांति का उद्देश्य साकार हो पाया है। अब देखिए, हम लोग नीली क्रांति रटे रहते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। लेकिन ये जो है, अगर आपसे पूछ लिया प्रेरित प्रजनन तकनीकी क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से नीली क्रांति आपका संभव है।
इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य विभाग द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। आइए अगला पॉइंट पे चलते हैं। असीम, ये असीम चर्चा में क्यों बना रहा, क्या है ये? तो 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार के कौशल विकास एवं मध्यवित्त मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या है? पोर्टल है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या है ये? आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। असीम पोर्टल जो मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है, उसको बेंगलुरु स्थित कंपनी वेंटर लैब्स के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित प्रबंधित किया गया है। तो किसके सहयोग से? ये जो है बेटर प्लेस और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य है असीम पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना। इस पोर्टल में 3 IIT इंटरफेस है। नियोक्ता पोर्टल, नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, रुझान विश्लेषण, अंतर को प्रमुखता से दिखाना और उम्मीदवार का आवेदन, उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना, ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना। तो ये 3 महत्वपूर्ण इसमें पोर्टल लगे हुए हैं। असीम पोर्टल NSTC से संबंधित क्षेत्रीय कौशल परिषदों रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्रदान करने में मदद करेगा। कोविड-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में अपने घरों के वापस लौटे श्रमिकों, वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिक जिन्होंने कौशल कार्ड में पंजीकरण कराए हैं, उन्हें डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो ये जो है कुछ प्रमुख बिंदु इस असीम पोर्टल को लेकर के। आइए अगले पे चलते हैं। यूलोफिया ओबटुसा, यूलोफिया ओबटुसा ये क्या है? एक पुष्प प्रजाति की खोज दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व एक नियमित निरीक्षण के दौरान वन विशेषज्ञों के द्वारा आर्किड प्रजाति यूलोफिया ओबटुसा पुनः खोज की गई। तो दुधवा आप जानते हैं कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। प्रमुख बिंदु, इस आर्किड प्रजाति को ग्राउंड आर्किड के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लैंड में कियो हार्बेरियम में प्रचलित तथ्यों के अनुसार भारत की इस प्रजाति को वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोजा गया था, किंतु इस प्रजाति को मूल रूप में 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया और इसे गंगा के मैदानों से वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित किया गया था। टाइगर आर्किड, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रामाटोफाइलम स्पेसियोसम है। इसका विशाल आर्किड, गन्ना आर्किड की रानी भी कहा जाता है। यह प्रजाति अपने विशाल आकार एवं टाइगर की त्वचा की तरह दिखने के कारण प्रसिद्ध है। यह न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस की मूल प्रजाति है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी ऊंचाई 7.62 मीटर दर्ज की गई है। ये कुछ चर्चा में बने रहे बिंदु हैं जिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम फिर प्रश्नों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।